गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अ, कैसी हैं आप? एकदम ठीक है। आज एक बार वी आर जस्ट और स्टार्टिंग द सेशन, सो जी जी काइंडली जी जी म्यूट योरसेल्फ। हम एंड में सबको अनम्यूट करेंगे एंड whoever wants to जी speak or जी जी। ask something they can very well, right? So welcome ओके back ओके। to Dada's session of bachelor learning. And yes, last time we have covered almost a different level of बैकफ्लावर की हेदर को हमने डिफरेंट तरीके से एक बार कवर करने की कोशिश की थी। एंड व्हाट इज हेदर इन इटसेल्फ, द प्लांट, और आज के जमाने में व्हाई हेदर इज सो इम्पोर्टेंट एज अ रेमेडी, एंड हाउ एज अ प्लांट वो पूरा प्लांट का प्लांट ही एज अ प्लांट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लांट इन सेइंग दैट बाग से लेके लीफ से लेके उसके रूट से लेके वो सब कुछ सिर्फ देता ही देता है। एंड मूविंग फर्दर विथ हेदर which says yes कि हेदर एक बटन होलर है, एक चिपकू है, दादा की लैंग्वेज में शोले की बसंती है, which has a selfish and a self seeking approach। ये वो इंसान होते हैं जो बहुत रैपिडली बोलते हैं और बहुत रैपिडली सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं। दे हैव अ सटल डोमिनेंस ऑन अदर पीपल, क्योंकि उनको सेल्फ सीकिंग अप्रोच है, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है। एंड सो मच सो दैट दे थिंक अमंग देमसेल्स कि दे आर वर्दी ऑफ अदर्स लव, दे आर वर्दी ऑफ अदर्स रिस्पेक्ट। सो मच सो दैट कि इवन सिंपैथी भी चाहिए तो उनको लगता है कि नहीं, आई एम वर्दी ऑफ सिंपैथी, वेदर जरूरत है उनको या नहीं है। सो दिस इज अ सर्टन काइंड ऑफ अ सटल डोमिनेंस। एंड हमने लास्ट टाइम बात किया था टू अचीव दैट वो डेलिबरेटली कुछ भी कुछ ऐसा करेंगे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या आप उनको सुने। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ बिहेवियर दे विल अट्रैक्ट। बहुत जोर से बोलेंगे या बहुत वियर्ड कपड़े पहनेंगे या पब्लिक में जोर जोर से लाफ करेंगे जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन, राइट? सो लेट्स मूव टू हेदर किड्स, जो कि आज के जमाने में हमें बहुत सारे हेदर किड्स मिल जाएंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम माय रीसेंट from my recent case, and before I say anything, let me tell you, I'm not advocating a joint family, I'm not advocating a nuclear family, neither I am supporting that it should be a single parent working or both the parents should be working. It is just the observation that we have seen with so many patients. सो अब क्या होने लगा है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं। नॉट बिकॉज कि हम इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये एक अलग बात हो सकती है, बट मोस्टली बिकॉज वर्किंग जो पीपल होते हैं वो कहीं और वर्क कर रहे होते हैं, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, उनके पेरेंट्स या उनके एल्डर्स कहीं और रह रहे होते हैं। एंड व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके आसपास कौन रह रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट द फैमिलीज हैव स्टार्टेड बिकमिंग न्यूक्लियर। और उस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अब क्या होने लगा है, दो से एक बच्चा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और इवन कमिंग टू द फैक्ट कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, सो दे थिंक कि एक बच्चा बहुत है। बट हर चीज के अगर प्रोज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं, उसके डिफेक्ट्स भी होते हैं। अगर अच्छी बात होती है तो उसकी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज भी होगी। अब उसमें ये होने लगा है कि व्हेन पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम फॉर द किड्स, बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, बट टाइम नहीं होता है बिकॉज बोथ आर वर्किंग किड्स। सुबह उठते हैं तो उनको हड़बड़ाहट रहती है कि बच्चे को उठाना है, स्कूल भेजना है, उनको खुद को भी जाना है, बाई टिफिन पैक करेगी। इस सब के बीच में देर इज नो टॉक विद द चाइल्ड। बच्चा जब उठता है उसको 10-15 मिनट अपनी माँ के साथ चाहिए, अपने फादर के साथ चाहिए। समटाइम दे इवन वांट टू डिस्कस कि उन्होंने ड्रीम्स में क्या देखा या कल क्या बात हुई, क्योंकि पापा लेट आए, मम्मी लेट आई रात को, सो दे हैव जस्ट हैव इन द मॉर्निंग, दे जस्ट हैव टाइम इन द मॉर्निंग। बट जब वो बच्चे देखते हैं कि टाइम किसी के पास भी नहीं है, तो अंदर की जो बातें होती है या जो डिस्कस करनी होती है या जो शेयर करना होता है पेरेंट्स के साथ, दे हैव नो बडी वेयर दे कैन शेयर इट विथ एनीवन। जो उनकी हाउस कीपर होती है या जो उनकी नैनी होती है, वो एक लेवल ही नहीं होता या तो बात करने का, या शी इज वेरी बिजी इन टेकिंग केयर कि बच्चा क्या खाएगा या बच्चे के कपड़े या बच्चे की सब चीजें जगह पे है या नहीं है। सो देर इज नो लेवल ऑफ कॉन्वर्सिंग विद द नैनी, और देर इज नो टाइम विद हर, या बच्चे का मन नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, उसकी मन की बातें मन में रह जाती हैं, पर बच्चा बच्चा ही है, कहीं ना कहीं तो निकलना है। सो that kind of a child will be a very talkative child in front of the strangers, in front of their friends.
एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. दिस इज अ केस वेर आई एम गिविंग अ राइट एग्जाम्पल. वो लड़की, शी इज अ लोन चाइल्ड एंड शी गेट्स वॉट एवर शी वॉन्ट्स फ्रॉम हर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो कवर अप गिल्ट करने के लिए उनको लगता है कि जो वो मांगती है दे देते. तो शी गॉट हर हेयर स्ट्रीक्ड विथ कलर्स. उसने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करी एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियसली बच्चे अगर कुछ नया करते हैं तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है. एंड शी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी वेंट टू द स्कूल एंड शी वॉज all blah blah about her hairstyle and how she takes care of her hair, how her nanny applies oil, और उसके बाल इतने अच्छे क्यों लगते हैं और उसने कहाँ कराया. But other kids were quite bored. Why they were bored, it's not a question to be understood, but they were quite bored. So before she could complete her, you know, her excitement, they just left her in between और वो चले गए. Now the child was very hurt कि मैं तो इतनी मैं उनके साथ इतना सब कुछ शेयर कर रही हूँ और ये लोग सुनना नहीं चाहते. So these kids, they don't like to be left alone. They want people to listen to them, बिकॉज उनके पास और कोई जगह नहीं है जहाँ ये बात करें. और एक ये भी चीज होती है कि जब बच्चे, बहुत सारे सवाल होते हैं छोटे बच्चों के मन में, और जब उनके छोटे से मन के अंदर इतने सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, प्रॉपर जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, यू आर किलिंग देयर इमेजिनेशन. एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, सेइंग दैट यू आर एक्चुअली किलिंग देयर क्रिएटिविटी, यू आर किलिंग देयर इमेजिनेशन. बच्चा स्कूल से तो सीखता ही है, बट हर पेरेंट का अपना एक तरीका होता है बच्चे को एक लेवल अप अलग चीज सिखाने का. स्कूल में तो सिखा दिया जाएगा, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है या बी फॉर बॉल है. हो सकता है माँ का तरीका अलग हो. ए फॉर एरोप्लेन है, जिससे शी कैन मेक अप द स्टोरी ऑल्सो, right? So there are different ways also. But when you are killing the inquisitiveness of a child, there is no imagination left in the child. There is no creativity left in the child. There is a boring life going on. Imagine, that is a first step towards despondency. That is a first step of not focusing. That is a first step of not taking pleasure in learning new things. और वहां हम पता, बोला जाता है ना स्कूल में कि बच्चे का फोकस नहीं है, या बच्चा अटेंशन नहीं पे कर रहा है, या दूसरों को छेड़ रहा है, क्योंकि जो अटेंशन उसको घर पे मिलना चाहिए या कहीं से भी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. So before you listen to the complaint of a child from the school, please try to understand कि वो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, right? So Heather kids यही होते हैं कि they are too talkative, they demand attention. These are the not negative sides, but I will say these are the points that we have to notice. और हेदर के लिए क्या होता है कि उसको सिर्फ वो इंसान चाहिए जो उसका सुने, right? So these kids are very talkative, they demand attention, and of course they want to discuss everything to their friends, to strangers. और उन्हीं के बराबर के बच्चे होते हैं जो उनको गाइड करेंगे. तो now you can imagine, instead of getting guidance from the parents, from the elders of the house, they are getting guidance from their peers, जिनका खुद की immaturity level अभी उतनी ही है जितनी इस बच्चे की है, right? So they are quite unhappy if they are left alone. And this is what is Heather kids, और जो आपको आजकल बहुत मिलेंगे. Now moving over to Heather animals. ये animals या pets ये आपको बहुत दिखेंगे. और ये कैसे होते हैं? These are the animals who crave attention. और attention के लिए क्या होता है, कभी आप छोड़ के चले गए ना, तो आपके घर के सोफे, आपके घर के जूते, सब कुछ खत्म कर देंगे. और हमको लगता है कि इसको ट्रेन ही नहीं किया है कुत्ते को, या इस पेट को ट्रेन ही नहीं किया है. नो, द पेट इज डिमांडिंग अटेंशन. आप उसको बता के नहीं गए, अकेले घर में बंद करके गए, उसी तरीके से जैसे अगर आप अपने बच्चे को बंद करके गए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन अटेंशन द पेट इज वांटिंग. और अगर सेंसिटिव पेट हुआ तो वो सल करके नीचे भी बैठ जाएगा, एंड द पेट विल मेक यू फील दैट यू डू नॉट लव देम. दोनों काइंड के होते हैं कि जो तोड़फोड़ नुकसान भी करेंगे और जो सल्क होके सोफे के नीचे या पलंग के नीचे बैठ भी जाएंगे, राइट? एंड कुछ ऐसे पेट्स भी होते हैं, दे विल पेस्टर देयर ओनर्स, कि बार बार उनकी चुन्नी खींचेंगे या बार बार कुत्ता खींचेंगे कि आप मुझे वॉक के लिए ले जाओ. देयर आर अगेन अदर काइंड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एक मन में उनके होता है कि मेरा टाइम हो गया है जाने का. maybe they want to release themselves naturally, या जो भी है उसके लिए भी जाना है, बट दे विल कीप ऑन पेस्टरिंग. या कुछ पेट्स ऐसे भी होते हैं कि आप कितने भी बिजी हो गए, आपके पैर के बीच में आके बैठना पसंद करेंगे, या आपके साथ ही बिस्तर पे सोना पसंद करेंगे, या आपके ऊपर बैठ जाएंगे, लैप पे बैठ जाएंगे. सो दीज आर हेदर काइंड ऑफ pets who demand attention all the time. So heather is a very good remedy for such kind of kids, for such kind of animals, right?
Now there are certain similarities and hairline differences between heather and few other remedies. जैसे चिकरी है, वर्वेन है, and mimulus है. So first we will take heather and chicory. So they both have a strong psychological needs. तो हेदर के अंदर क्या होता है? हेदर कैसा होता है? इट्स लाइक अ मिरर. लाइक दे नीड अ सराउंडिंग ऑफ अ काइंड ऑफ अ मिरर. कि फॉर एग्जाम्पल मिरर के सामने आप खड़े हो गए, आप बोले जा रहे हो, मिरर तो कुछ नहीं बोलेगा. मिरर इज अ लिसनर. सो दे वांट द सराउंडिंग की सारी सराउंडिंग मिरर जैसी हो, राइट? वेर दे कैन स्पीक unstoppably because they do not want to stop at anywhere. They do not want to be hindered anywhere. So they are like a needy child. बोलते हैं ना, एक चाइल्ड जो नीडी है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो कभी देता नहीं है. दे आर जस्ट लाइक एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम अदर्स. आपको इतना थका देंगे बोल 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 करके कि आपके मन को लगता है भाई ये कब बोलना बंद करेगा इंसान. दे आर दैट काइंड ऑफ मिरर वाले लोग होते हैं, जो मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, मिरर चुपचाप सुनता रहे. दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल. और चिकरी में क्या होता है? दे आर लाइक पपेटियर्स, जिनका बोलते हैं ना कि दे विल पुल स्ट्रिंग्स ऑफ पीपल अराउंड देम. आपको ब्लैकमेल करेंगे एक नीडी माँ की तरह, एक चिकरी माँ की तरह. मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा ध्यान रखा, तुम मेरे लिए क्या करते हो? गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. टू फुलफिल देयर नीड्स दे विल डू थिंग्स फॉर देयर किड्स. उनको ऐसा नहीं लगता कि दिस इज माय ड्यूटी, बट दे विल डू इट जस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स, राइट? सो नाउ वी हैव हेदर एंड म्यूमिलस. अब दोनों की सिमिलैरिटी देखिए, बोथ रेडिएट सेल्फ डायरेक्टेड वरी. सेल्फ डायरेक्टेड वरी इज द सिमिलैरिटी. अब हेयरलाइन डिफरेंस क्या होता है? जो हेदर होता है, दे विल डिस्क्राइब देयर फियर. एक बार आप उसको बोल दो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो बढ़ा चढ़ा के अपनी पूरी वरी आपके सामने रख देंगे. लेकिन म्यूमुलस कैसा होता है? दे विल नॉट शेयर देयर वरीज. उनको लगेगा सामने वाला क्या सोचेगा, राइट? दे विल नॉट शेयर देयर वरीज. इवन इफ यू आस्क देम, वो अवॉइड करेंगे. सो दिस इज जस्ट अ माइनर. आपको ये समझना पड़ेगा जब पेशेंट होता है कि अगर आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको लगेगा कि ये बोल भी रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये हेदर है या मिमुलस है. नाउ द थर्ड सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस इज बिटवीन हेदर एंड वर्बेन. हेदर और वर्बेन की एक सिमिलैरिटी के दे बोथ आर पुशी, राइट? हेदर कैसे पुशी है? दे विल इनसेंसिटली टॉक अबाउट देमसेल्व्स, सो मच सो दैट कि अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में भी वो सबको बता देंगे, राइट? अब यहाँ पे ये समझना है कि आपको कितना बताना है, नहीं बताना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हेदर एंड वर्बेन. और वर्बेन का क्या हुआ है कि दे आर ग्रोन इन सच अ एनवायरमेंट वेर दे डू नॉट गेट लव. व्हेन दे डू नॉट गेट लव, नाउ टू अटेन दिस लव, वो क्या करेंगे कि दे विल प्रोवाइड सो मच लव टू द पीपल अराउंड देम. But it is not a give and take relationship like chicory. But they are just pushy. They will invest. They are traders. They will invest in love so much because उनको बचपन में love नहीं मिला है, right? So unlike Heather, they will scheme it in such a way. They will trade it in such a way कि उनको बचपन में नहीं मिला तो अब वो कैसे ले, कैसे करे. So they will invest themselves so much in looking after others that उनको ये लगे कि yes, they might get attention, they might get love. So these are some hairline similarity differences and similarities between heather and other remedies. And the most important part, why am I saying this? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हम आपको हमेशा बताते हैं. बट लास्ट टाइम एक पेशेंट ने ये पूछा था कि मैम मैं ये चिकरी रेमेडी ले रही हूँ तो इसके साथ ये होम्योपैथी ले लूं. सो माय पॉइंट टू टेक द कॉम्प्लीमेंट्री, ये लेने का मतलब इसलिए है कि मैं आपको होम्योपैथी के बारे में जो थोड़ा सा बताती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अब हैदर के लिए मैंने बताया कि हैदर के लिए लेकेसिस भी होती है, सोरेनम भी होती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस पेशेंट को हैदर जा रही है तो उसको आप लेकेसिस दें. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. रीजन बीइंग, होम्योपैथी में क्या होता है कि दिस ड्रग इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमंस, नॉट ऑन एनिमल्स. क्योंकि एनिमल्स आर नॉट एबल टू टेल देयर सिम्टोमेटिक, जो बोलते हैं ना, सिम्टम्स नहीं बता पाते एनिमल्स. और होम्योपैथी में क्या जरूरी होता है? मेंटल सिम्टम्स भी जरूरी होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी जरूरी होते हैं. देन ओनली एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकलती है उस इंसान के लिए. दैट इज वन रीजन कि जब इंसान बोलते हैं अरे होम्योपैथी डॉक्टर के पास, वो बहुत बड़ी केस हिस्ट्री लेगा.
बट वो केस हिस्ट्री आपके लिए अच्छी है, उस बहाने आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप किस प्रकार के ह्यूमन बीइंग हैं और आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकता है कि अगर वो खुल के आप अपने आप को ही समझ लें तो कई सारी बीमारियां तो ऐसे ही निकल जाएंगी वंस यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ। तो होम्योपैथी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो लगती है, एंड मिलियन टाइम्स आई हैव टोल्ड यू आई एम दैट वन पर्सन हु इज अ लाइव पेशेंट ओवर हियर। दादा की मैं पेशेंट थी जब मुझे हिस्टेक्टोमी के लिए बोला गया था, एंड आई एम स्टिल सिटिंग ओवर हियर विथ माय यूट्रस इंटैक्ट। तो ये सिर्फ पॉसिबल है अगर गिव एंड टेक ऑफ हिस्ट्री बराबर होती है। तो अगर आप सारे अपने कबर्ड में से अपने स्केलेटन निकाल देंगे तो होम्योपैथी लगती ही लगती है। तो इट इज ऑफ कोर्स आई कैन से दैट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एकदम से ऐसा नहीं होता कि एलोपैथी जैसे लग जाती है या फटाफट काम कर जाती है तो होम्योपैथी कर जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बट वही वाली बात है, इट्स अ मोडालिटी, यू शुड वर्क विद अदर अभी हमें मोडालिटी। नीचे करके वहां अपने के जहाँ लेके आके जरूर नीचे नीचे जहाँ है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। जहाँ जरूरी है अगर एलोपैथी की वहाँ एलोपैथी, जहाँ बीएफआर की जरूरत है वहाँ बीएफआर। अगर क्रॉनिक सिचुएशन नहीं है तो आप बीएफआर लीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो आपको होम्योपैथी भी रिजल्ट ली खोल जाएगी। के खोल के मैं राइट। गया हूँ, रिजल्ट खोल के मैं आया हूँ। हाँ आई थिंक काइंडली म्यूट योरसेल्फ, दिस विल बी वेरी उस नाइस। वाले दिन मैंने तो वही करा। Okay, that's okay, no problem. So I was talking about lechesis. So lechesis is made from Su cuckoo snake poison, right? Or lechesis की अभी why पीछे I'm saying a नहीं complementary करा मैंने, medicine दूसरे वाले because दिन तो आया था। lechesis is तो मेरे को भी हमने कहीं निकला वही। हाँ ये और उसको क्या क्या कहते हैं, हम लेने जाता हूँ यार। kindly mute yourself. आप जो भी है एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। सो लेकेसिस कैसी है? इट्स अ काइंड ऑफ अ जेलस वुमन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, राइट, एंड शी जम्प्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। और आप उसको एक वर्ड दे दीजिए वो एक नई स्टोरी भी बना सकती है। सो दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल, दे हैव वेरी विविड इमेजिनेशन एंड दे स्पीक वेरी नाइसली। मतलब इतना ग्रेट लोक्योसिटी होता है एंड दे आर सो एक्साइटेड वाइल स्पीकिंग। दोज आर लेकेसिस काइंड ऑफ अ पीपल। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हैदर दे रहे हैं तो लेकेसिस दीजिए। जस्ट इट सिंपल वे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। और दूसरी है सोराइनम विच वी से कि स्केबीज वेसिकल से बनती है, विच अगेन दीज काइंड ऑफ अ पीपल दे आर स्लाइटली डिस्पोंडेंट। दे विल दे विल टेक सो मच फ्रॉम अदर्स, क्योंकि उनका दूसरों का दूसरों को इंटॉलरेबल बना देते बोल 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 करके, एंड दे आर क्रॉनिक ग्रम्बलर्स बेसिकली। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट थिंग फ्रॉम माई साइड अबाउट हेदर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की जमाने में हेदर किड्स क्यों हो गए हैं। लास्ट टाइम हमने ले लिया था, प्लीज पे अटेंशन ऑन योर किड्स, स्पेशली द एडोलेसेंट किड्स, बिकॉज उनके लिए अब हमसे ज्यादा मीडिया पे और जो एंडोर्समेंट्स आ रहे हैं या जो सेलिब्रिटीज हो रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लग गए हैं। दैट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज अभी भी उनका माइंड इमेच्योर है। दे आर गोइंग थ्रू लर्निंग फेज, दे आर गोइंग थ्रू ग्रोइंग फेज, सो दे नीड देयर एल्डर्स एंड इट इज आवर ड्यूटी। अगर हम बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए तो ये हमारा फर्ज बनता है कि और कुछ नहीं तो वी थ्रो देम ऑन द राइट पाथ, राइट। So this is all from my side on Heather, and very shortly we are coming up with a very interesting topic जो बहुत टाइम से चले आ रहा है and people have asked for that, and about that topic I would like to invite Dr. Sonal Devalia, and she will brief us about the topic which we are going to take in a couple of weeks or maybe next week also. Yes, ma'am. Thank you so much, Dr. Ritu. So everyone, very good evening. मुझे आपके 5-10 मिनट चाहिए जहाँ पे आप फुल्ली फोकस्ड रहें कि मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। देखिए, बहुत टाइम से मैं और डॉक्टर रितु एक सेशन से ज्यादा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका एक हमने पोस्ट भी निकाला है जिसका मेन थीम है चाइल्ड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आपको टॉपिक देख के ऐसा लग रहा होगा कि शायद उसमें हम लोग कुछ पेरेंट्स ऐसा बताएंगे कि आप बच्चों को उनके क्या है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में आप उनसे ज्यादा बात करें या सेक्स एजुकेशन दे। पर ये जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो उसके बारे में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों।
एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया स्पेशली लास्ट मंथ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जहां पे एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर जिनकी बात बहुत लोग सुनते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके, उन्होंने एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे जहां पे एक डार्क ह्यूमर नाम से एक जो प्लेटफॉर्म चल रहा था, वहां पे जाके उन्होंने एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात की। मैं ब्रीफ में बताऊं, उन्होंने एक कंटेस्टेंट से ऐसा पूछा कि आप अपने पेरेंट्स को इंटीमेट होते देखना रोज चाहोगे या फिर एक बार उनको ज्वाइन करके हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना चाहोगे। तो ये जो बात है उस पर इतने ज्यादा रिएक्शन, इतने ज्यादा आउटबर्स्ट आए, बहुत सी सोशल मीडिया या हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चला रही है कि इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उन पर एफआईआर हुई, बहुत लोगों के मिक्स रिएक्शन आए। तो देखिए, मेरा मेन ये बात करने का है कि कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, कोई भी इंसान का रिएक्शन चाहे कुछ भी हो। मेन मुझे पॉइंट जो खटका कि इस बात पर जो लोगों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे थे, उसमें कुछ लोग, मोस्टली लोग जो एज अ पेरेंट है, जिसकी एज 30 से 60 साल की है, वो लोग ये बात कर रहे थे कि ये बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे इससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होंगे। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा ऑब्लिवियस थे कि उनको ऐसा लगता था कि ऐसी तो बात होती ही नहीं है, बच्चे ऐसा सोचते भी नहीं है। बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स या कभी भी अपने सिबलिंग्स या कभी भी अपने ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं उनके बारे में ऐसी सोच कभी रखते ही नहीं है। तब जाके मुझे एक ऐसा खटका कि यार, कितने ज्यादा लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। मैंने डॉक्टर रितु को तुरंत ही उस टाइम फोन किया कि मैडम, दिस इज सीरियस। लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ बच्चे किस तरह से ये सारी चीजों से डील कर रहे हैं। इट्स ओसीडी। ओसीडी के अंदर का एक सब टाइप है जिसका स्पेशली उसको टैबू रिलेटेड ओसीडी कहा गया है, जहां पे लोगों को, बच्चे नहीं, लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं कि अपने ही पेरेंट्स से लेके अट्रैक्टेड या अपने ही सिबलिंग से लेके अट्रैक्टेड जो थॉट्स आते हैं, बार बार ऐसे विचार आते हैं जो उन कंट्रोल नहीं कर सकते, मोरली गिल्ट महसूस करते हैं, चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और आगे जाके उनको बहुत बड़े डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने 6 इयर्स के एक्सपीरियंस में टोटल ऐसे 4 केसेस देखे हैं। और लास्ट केस जो मैं अपने, हम जब ये प्रोजेक्ट लेंगे, जब ये सेशन लेंगे, तब मैं आपको वो पूरा केस में रिप्रेजेंट करूंगी। मैं आपको अपनी केस हिस्ट्री देखूंगी कि जहां पे एक 40 साल का एक मेल मेरे पास आता है, जो जिसने उसकी आइडेंटिटी मुझसे शेयर नहीं की, उसका रियल नेम मुझे नहीं बताया। जब वो पेशेंट मेरे पास आया था तब हुडी लेके पूरा मास्क बांध के आया था। वो बैठा, उन्होंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमने उसको एक डमी नाम दिया। और जिस तरह से उसने मुझे केस डिस्क्राइब किया कि उसको बचपन से लेके अभी तक अपनी मदर के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और किस तरह से ये डिस्ट्रेस उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मेरा और डॉक्टर रितु का यही मकसद है कि जैसे बच्चे हैं, बचपन से लेके एडल्टहुड तक, जैसे फिजिकली ग्रो होते हैं, उसके माइलस्टोन्स होते हैं, टीथिंग से लेके रनिंग से लेके आगे जाके, वैसे ही वो फिजिकली, जैसे जैसे इमोशनली, जैसे सोशली, जैसे उसके स्टेजेस होते हैं बढ़ने के, वैसे ही एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं। अगर उसके एक स्टेजेस पे बच्चा जो है वो काफी क्यूरियस रहता है, जहां पे पहले स्टेज में वो अपनी बॉडी क्या है वो सीखता है, फिर जेंडर क्या है, फिर आगे जाके उसके इमोशंस क्या है, आगे जाके उसकी क्यूरियोसिटी क्या है, वो हर एक स्टेज अलग होता है। और अगर एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जहां पे वो अपने पेरेंट्स को एज अ एडमायरर करके देखता है, और वहां पे उसकी मिक्स्ड फीलिंग रहती है, लेकिन कुछ स्टेज पे जाके वो चीजें बदल जाती है। लेकिन अगर कहीं पे हमारी गलती रह गई, या एज अ बीइंग अ पेरेंट, या फिर कोई ऐसा कंटेंट उन्होंने प्री मेच्योरली देखा जहां पे वो स्टेज में वो फंस के रह गए, तो आगे जाके वो चीज ओसीडी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओसीडी या टेबू रिलेटेड ओसीडी में वो कन्वर्ट हो सकती है। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है कि एज अ बीइंग अ पेरेंट, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो सिर्फ फिजिकल ना देख के, सिर्फ इमोशनल ना देख के, उसके एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे आपका किस स्टेज पे आपका क्या रोल है, आपको वो पता होना चाहिए। और अगर आप उस रोल पे कहीं ना कहीं अगर खरे नहीं उतरते उतरते हैं, तो आगे जाके उसके अननोइंगली, बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो वो डॉक्टर रितु भी आपको बताएंगे कि अननोइंगली कुछ हमारी ऐसी चीजें होती है जो अपने बच्चे के ऊपर, उसके मेंटल जो उसका डेवलपमेंट है, स्पेशली साइकोसेक्सुअल,
वो कैसे उस पर इफेक्ट करता है। तो हमारा ये जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वहां पे हम ये स्टेजेस की बात करेंगे, एज अ पेरेंट आपका क्या रोल रहेगा, अगर कोई बच्चे अगर इसमें फंस गए हैं, कितना ये चीज कॉमन है, कितना ये चीज बच्चे नहीं बोल पाते हैं, आगे जाके अगर वो 40 साल तक के रह गए हैं तब तक कुछ कुछ बच्चों में ऐसी सारी चीजें रहती है, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ वेरी बिग इश्यू। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बीइंग अ पेरेंट ये चीज जो आप इतनी लाइटली ले रहे हैं कि वो इतनी लाइट नहीं है। देखिए सोशल, जैसा मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया हमेशा आगे बढ़ता ही रहने वाला है। अभी ऐसे ऐसे कंटेंट है जो इजीली रीचेबल है इवन बच्चों तक, तो हम आगे जाके वो कंटेंट मुझे नहीं लगता कि हम रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, हम अपने बच्चे को एज अ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गाइड, हम अपने बच्चे को ऐसा बना सकते हैं ताकि उसको किसी तरह का कंफ्यूजन रहे, और अगर किसी तरह का कंटेंट उसके पास आ भी रहा है तो वो इजीली उस चीज में फंस ना फंस के वो मूव ऑन हो जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक एज अ सोशल ऑब्लिगेशन आप समझ के इस सेशन को बहुत लोगों तक आप स्प्रेड करें, अगर आप अपने सोशल ग्रुप में, आपके किटी पार्टी के ग्रुप में, आपके स्टूडेंट्स ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करे, वो जाने कि एक्चुअल में बच्चों में इस तरह का होता है। मैं आपको केस शेयर करूंगी कि अगर कोई बच्चा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओसीडी में फंस जाता है तब कैसी हालत होती है, वो पूरा लाइव केस विथ परमिशन हम आपसे शेयर करेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप हमारे ग्रुप में लिखिए कि ये जो हम सेशन लेने वाले हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप ये सेशन चाहते हैं या किस तरह से, तो हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। तो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। हम इसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे कि ये कब होने वाला है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, बट ये एक ब्रीफ था। डॉक्टर रितु, अगर आप कुछ बताना चाहें। आप म्यूट पे हैं मैडम। यस, हम उसी दिन स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट शुड गो इन अ प्रॉपर मैनर, इट शुड बी फ्रेम्ड प्रॉपरली। क्योंकि अगर अभी से हमने कुछ कुछ शेयर करना चालू कर दिया तो बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली एनीवन कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, और अगर हैदर पे आपके एक्सपीरियंस या हैदर के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज वी स्टिल हैव कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट विद अस। या कुछ क्वेरीज हैं बन तो गया आप। रे हाँ जी। है। आप आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए, मैंने सबको सबको म्यूट कर रखा है, पर सुलेमान भाई अगर आप वापस। अनम्यूट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस, इफ एनीबडी वांट्स टू अनम्यूट और शेयर करना चाहते हैं अपना कोई एक्सपीरियंस हैदर के ऊपर, तो मोस्ट वेलकम। या हैदर के ऊपर अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। आई डोंट थिंक सो डॉक्टर पारेख इज देयर टुडे। मैम किसी का एक क्वेश्चन है, आप ले लीजिए, किसी ने पूछा। ओके। नहीं, क्वेश्चन तो किसी का भी नहीं है। मैम डॉक्टर उमे करके है, उन्होंने ऐसा पूछा है कि अगर 3-4 साल का बच्चा जो खुद से अगर बातें करता हो तो क्या वो हैदर में कंसिडर करेंगे क्या? यस, आप कर सकते हैं उसको हैदर में कंसिडर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो इतना, क्योंकि बच्चे देखिए बहुत इंक्विजिटिव होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब बच्चा होता है ना, उसके लिए सब चीज नहीं होती है, उसके लिए उसकी खुद की माँ भी नहीं होती है, राइट? तो एवरीथिंग दैट अ किड इज सीइंग अराउंड देम इज वेरी न्यू टू देम। फर्क इतना है वो उस वक्त बोल नहीं पाते, तो उनकी आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप अपने को पता चलता है कि कई बार वो बच्चे रोते हैं या मुस्कुरा देते हैं, या जो भी है वो उनके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर उनके सवाल अगर हमने नहीं जवाब दिए, फॉर एग्जाम्पल आप बिजी हैं, मैं इसका जवाब बाद में देती हूँ, अभी तुम ज्यादा बोलो मत, ठीक है, या अभी तंग मत करो, तो आप उसकी इंक्विजिटिवनेस को दबा रहे हैं। और बच्चा बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो हो सकता है कई बार बच्चे है ना बहुत बोल 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 इसीलिए भी करने लग जाते हैं कि भाई कहीं तो कोई तो उनकी सुने, कोई अटेंशन की वजह से, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या आपने उनकी इंक्विजिटिवनेस को दबाया है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू लेंड योर ईयर्स। हैदर के लिए दादा हमेशा बोलते थे कि अगर हैदर पेशेंट डिप्रेशन में नहीं आप भेजना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज कर सकते हो कि लेंड योर ईयर्स। सिर्फ सुनना ही है आपको कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट? सो यस, दे कैन बी हेदर ऑल्सो।
एनीथिंग एल्स? आई वुड लव कि कोई अस्सलाम वालेकुम। बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है, हाँ आवाज आ रही बिल्कुल आ रही है, लेकिन शक्ल भी दिखा दीजिए नौरीन जी। है? मैं किचन में हूँ ना इस टाइम। कोई बात नहीं, बताइए। अच्छा, हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे नॉन वर्बल जो पेशेंट्स बच्चे जो होते हैं हमारे पास, वो हाँ। बता नहीं सकते, मगर ये है कि वो अपने ही लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं मुस्तकिल ना, उनकी वो जो वोकल साउंड है वो रुकती नहीं है, तो वो भी हम क्या हैदर में ले सकते हैं उस पेशेंट को? हाँ, क्योंकि अगर आप एज अ मदर या एज अ फैमिली मेंबर अगर आप समझ रहे हैं कि चलो ये बच्चा बोल तो सकता नहीं है, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है, या देर कैन बी मेनी, वो हमेशा दादा बोलते थे इट यू कैन मेक थिंग्स क्रिएटिव फॉर योर चाइल्ड। तो अगर अब वो कुछ पूछना चाह रहा है और अगर आप उसके बिना बोले समझ रहे हैं, तो आप बोल दीजिए ना, आप बता दीजिए उसको, उसकी क्वेरी वही शांत कर दीजिएगा, तो अंदर माइंड में वो बोलेगा नहीं अपने आप से, जो कि अगर आपको तंग कर रही मैं इस लिहाज से पूछ रही हूँ कि जैसे हमारे पास नॉन वर्बल पेशेंट्स आते हैं, बच्चियां 2.5 साल की, 4 साल की, 5 साल की, है। ठीक है, वो बोल नहीं सकते, मगर ये कि वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, मुझे अपने आप से बात कर रहे हैं, उनके मुंह से लग रहा होता है, आवाज से लग रहा होता है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ। उस सेंस में कहा कि जैसे दादा ने भी समझाया है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं हम उनको हेडर दें जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम्म। तो अब जो नॉन वर्बल, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि हैं वो नॉन वर्बल बच्चे, मगर वो बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि साउंड तो आ नहीं रहा, मगर मुझे एहसास हो रहा है कि बस वो अपने आप से लगे में, या हल्का फुल्का जो उनके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो वोकल साउंड आ रहा है, वो कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता, मगर ये कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ इस तो सेंस से मैंने आपसे पूछा क्या हम ऐसे पेशेंट को इधर एग्जैक्टली दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए वो केस अलग हो गया कि आप नॉन वर्बल किस हिसाब से बोल रहे हैं, कि वो उनकी वॉइस ही नहीं है या वो नहीं बोल पा रहे हैं। देर आर टू वेज। आप मुझे समझाइए कि पहले आप क्या कहना चाह रहे हो, कि उनकी आवाज ही नहीं है या वो बोल नहीं पा रहे नहीं, हैं? आवाज आवाज है। हाँ। जैसे अक्सर मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आवाज है, यानी कि वो जब बोलना शुरू किया तो वो मामा पापा बोलते थे, फिर अचानक जो है वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, अब बोलना बंद कर दिया सिर्फ, या वो जो राइम्स सुनते थे वो ही कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइम्स बोलते हैं इस तरीके से कि आपको सिर्फ अंदाजा होता है कि वो कोई राइम्स पढ़ रहे हैं, या मगर उनके साउंड क्लियर नहीं है, नहीं। आवाज मतलब आप हम समझ नहीं सकते। दैट्स ओके नोरिन जी, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन ये बीएफआर का केस नहीं है। इसको पहले आपको ठीक है, सीरियस इफेक्ट में लेना होगा बिफोर इट गोज आउट ऑफ हैंड। ये तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना ही पड़ेगा कि बोल सकते थे, अब क्यों नहीं बोल पा रहे, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड देम। तो ये बीएफआर बाद की बात है, पहले ये सीरियस नोट पे डॉक्टर से चेकअप कराइएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी फरीदा जी। फरीदा जी, ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में भी हम लेंगे, डेफिनेटली हम लेंगे। जो अभी नौरीन जी बता रही थी, इसके बारे में भी लेंगे, लेकिन नॉट राइट नाउ। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन हेदर एंड ऑटिज्म?